बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अच्छा भाई, आज जो है हम लोग डिस्कस करेंगे। क्या डिस्कस करेंगे? डेप्रिसिएशन के अंदर एक तो जो हमने पढ़ा था पहले, उसको थोड़ा सा डिस्कस कर लेंगे। तो ये पास पेपर मैंने किया है, और ये जो पास पेपर है ये है, मैं अटेम्प्ट है 2022 का। ठीक है। और उसका पेपर 2 है, और वेरिएंट भी 2 है, और क्वेश्चन नंबर भी 2 है। ठीक है। तो ये पांच पेपर मैंने लिया है डेप्रिसिएशन का। इसमें से क्वेश्चन आया हुआ था, पूरा एक क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2 इसी से ही रिलेट कर रहा है। इसके सारे पार्ट्स इसी में से आ रहे हैं। तो इसको हमने आज जो है वो डिस्कस करना है कि इसके अंदर क्या क्या चीजें जो है वो क्या क्या बातें बताई जा रही है। देखो, सबसे पहले इन्होंने ये बताया आपसे, एक रिक्वायर्ड नंबर 1 आपसे पूछी, रिक्वायर्ड नंबर ए। वो आपसे कह रहे हैं कि वी लिमिटेड ऑन वेरियस नॉन करंट एसेट्स, नॉन करंट एसेट्स डेप्रिशिएट ड्यू टू अ नंबर ऑफ फैक्टर्स इंक्लूडिंग वेयर एंड टेयर। ठीक है। देखो, आपको कह रहे हैं कि डेप्रिसिएशन, जब भी आप नॉन करंट एसेट को लेते हो ना, तो नॉन करंट एसेट आपको जो डेप्रिशिएट होता है उसके बहुत सारे फैक्टर्स हैं, जिनमें से एक फैक्टर आपके पास जो है वो वेयर एंड टेयर का भी है। ठीक है। आप उसको यूज करते हो तो उसकी वजह से उसमें रस्टिंग हो जाती है, उसमें कोरिजन भी हो सकता है, तो जिसकी वजह से आपका जो नॉन करंट एसेट है वो डेप्रिशिएट होता है। इसके अलावा रिक्वायर्ड में वो आपसे कह रहे हैं कि स्टेट टू रीजंस एंड अदर देन वेयर एंड टेयर व्हाई नॉन करंट एसेट्स डेप्रिशिएट। कह रहे हैं कि इसके अलावा भी आप बताओ, इसके वेयर एंड टेयर के अलावा भी आप बताओ कि आपका नॉन करंट एसेट क्यों डेप्रिशिएट होता है। ठीक है। ये 2 मार्क्स का इसने आपसे पूछा है। एक तो वेयर एंड टेयर, एक रीजन तो ये है कि जिसकी वजह से आपका डेप्रिसिएशन, आपका नॉन करंट एसेट जो है वो डेप्रिशिएट हो। इसके अलावा और कौन कौन से रीजंस हैं जिससे आप अपने नॉन करंट एसेट को डेप्रिशिएट करें? अच्छा, इसमें एक रीजन एक रीजन ये भी आ सकता है कि आप कोई भी एसेट जब नॉन करंट एसेट लेते हो, जैसे अगर मैं एक कार की एग्जांपल, तो आपने कार देखा होगा कि हर साल हर कंपनी एक अपना न्यू मॉडल जो है वो लॉन्च करती है। तो जब वो अपना न्यू मॉडल लॉन्च करती है, तो जो आपकी जो कार होती है वो आहिस्ता आहिस्ता जो है वो ओल्ड वर्जन में आना शुरू हो जाती है। ओल्ड जो है वो उसके अंदर सारी जो चीजें यूज हो रही होती है वो सारी की सारी पुरानी होती जाती है, और न्यू वर्जन के अंदर आपके पास एक नई कार जो होती है उसके अंदर और ज्यादा बेनिफिट आपको मिलना शुरू हो जाता है। तो इस वजह से भी कि जब न्यू इन्वेंशंस आती हैं तो तब भी हमारा एसेट जो है ना उसकी वैल्यू क्या हो जाती है, कम हो जाती है। कि आज अगर एक गाड़ी जो है वो एक कार में खरीद रहा हूँ 2000 के मॉडल की, सपोज करो कि 2000 के मॉडल की मैं गाड़ी जो है वो खरीद रहा हूँ, और एक गाड़ी वही वही कंपनी की, उस कंपनी की जो अगर 2025 की जो वो कार होगी, दोनों में जमीन आसमान का फर्क। एक तो रीजन ये है कि वेयर एंड टेयर जिसकी वजह से उसकी वैल्यू जो है वो कम हुई है, और दूसरा ये है कि जो न्यू कार है 2025 और जो ओल्ड कार है आपके पास 2000, तो उसके अंदर बहुत सारी जो है वो अब तक चेंजिंग आ चुकी हो, हाइब्रिड हो चुकी है, मे भी इलेक्ट्रिक हो, और भी एवरेज अच्छा हो, स्पीड अच्छी हो, आपको और ज्यादा जो है वो फैसिलिटेट कर रही हो, कंपैरिजन अगर आप उसको करते हो, तो सिर्फ वेयर एंड टेयर रीजन नहीं होता कि हम अपने एसेट को डेप्रिशिएट करते हैं। डेप्रिशिएट करने का हमारे पास एक और रीजन भी होता है कि न्यू सब्स्टिट्यूट्स आते रहते हैं, न्यू वर्जन्स आते रहते हैं, इन्वेंशंस होती रहती है, जिसकी वजह से हमारा एसेट पुराना होता है और उसकी वैल्यू क्या हो जाती है, कम हो जाती है। आईफोन की एग्जांपल लें, अगर आईफोन 8 को लूं और आईफोन 16 को लूं, तो दोनों का कंपैरिजन करूंगा, तो आईफोन 16 के अंदर जो है वो आपके पास न्यू इन्वेंशन है, वहां पर सब्स्टिट्यूट आ चुका है। आईफोन 88 का 16 सपोज कर लो कि आपका सब्स्टिट्यूट आ चुका है, तो 8 की वैल्यू ऑब्वियस सी बात है क्या हो गई है, कम हो गई। ठीक है। तो एक रीजन ये भी होता है, एक रीजन ये भी होता है, चेंज इन फैशन। चेंज इन फैशन टेस्ट एंड डिजाइन। सॉरी, दोबारा बोलिएगा।
मैं कह रहा हूँ चेंज इन फैशन, टेस्ट एंड डिजाइन। चेंज इन फैशन पे भी हो सकता है, डिजाइन पे भी हो सकता है, टेस्ट पे बात नहीं आ सकती क्योंकि नॉन करंट एसेट है ना। हाँ टेस्ट पे जी। बात नहीं आ सकती, फैशन चेंज हो जाता है, या न्यू कोई सब्स्टिट्यूट आ जाता है, उससे रिलेटेड डिजाइन आ जाता है, कोई सब्स्टिट्यूट उसका आ जाता है। जैसे हम इलेक्ट्रिसिटी की एग्जांपल लेते हैं, पाकिस्तान के अंदर इलेक्ट्रिसिटी जो है ना वो बहुत ज्यादा एक्सपेंसिव हो गई। तो लोगों जी ने क्या जी किया, सोलर पैनल जो है ना वो इंस्टॉल करना शुरू कर दिए, जिसकी वजह से जो वापदा एक कंपनी थी जो कि पूरे पाकिस्तान में इलेक्ट्रिसिटी को प्रोवाइड करती थी, तो उसकी वैल्यू क्या हो गई, कम हो गई, लोगों ने सोलर पैनल लगा लिए। तो कोई न्यू जी सब्स्टिट्यूट आता है तब भी आपके एसेट की वैल्यू क्या होती है, कम होती है। अगर कोई इन्वेंशन हो जाती है, न्यू इन्वेंशन अगर कोई हो जाती है, जी। तो इससे भी आपके एसेट की वैल्यू क्या होती है, कम होती है, डेप्रिशिएट होती है। तो ये रीजंस भी हैं जिसकी वजह से हम अपने एसेट को डेप्रिशिएट करते हैं। इसके अलावा जब आप अपने बिजनेस एक्टिविटीज को, अपने बिजनेस ऑपरेशंस को इंक्रीज करते हो, बढ़ाते हो, तो तब भी आपको रिक्वायरमेंट होती है और ज्यादा नॉन करंट एसेट। जैसे सपोज कर ले, एक छोटी सी एग्जांपल ले, एक मिनी कार थी, मेरा ट्रांसपोर्टेशन का बिजनेस, इरादा हुआ कि मैं अपने ट्रांसपोर्टेशन के बिजनेस को जो है वो स्टार्ट करूं। अब जब मैंने अपने ट्रांसपोर्टेशन के बिजनेस को स्टार्ट किया, तो मैंने एक मिनी कार ले ली सपोज कर, और उससे मैंने अपने ट्रांसपोर्टेशन को स्टार्ट कर दिया। आहिस्ता आहिस्ता मेरा बिजनेस जो है वो जब ग्रोथ की तरफ गया, तो मेरे पास कस्टमर ज्यादा हुए, तो अब मैंने मिनी कार को छोड़कर एक मैंने बड़ी व्हीकल ले ली, जहाँ की जिसमें स्पेस ज्यादा हो, एक बस मैंने ले ली। ठीक है, तो इस तरह से भी आपके पुराने वाले एसेट की वैल्यू क्या हो जाती है, कम हो जाती है, क्योंकि आप नई चीजों की तरफ जा रहे होते हैं, आपका बिजनेस एक्सपेंड कर रहा होता है। तो यहाँ पर भी बिजनेस ऑपरेशन जब आपके इंक्रीज होते हैं, नॉन करंट एसेट आपके इनएडिक्वेट हो जाते हैं, तो जिसकी वजह से आपको न्यू एसेट्स की तरफ जाना पड़ता है। पुराने एसेट को आपको क्या करना होता है, डेप्रिशिएट करना। ठीक है, तो बिजनेस ऑपरेशंस ठीक है। भी आपका अगर इंक्रीज होता है, तो आप hence you go for new non-current assets। तो ये दो रीजंस मैंने लिख दिए जिससे आप वेयर एंड टेयर के अलावा भी आप अपने नॉन करंट एसेट को क्या करते हो, डेप्रिशिएट करते हो। अच्छा, इसके ठीक अलावा है। आपसे वो कह रहे हैं एडिशनल इंफॉर्मेशन में, बिजनेस मस्ट अप्लाई द कंसिस्टेंसी कंसेप्ट व्हेन अकाउंटिंग फॉर डेप्रिसिएशन। देखो, कंसिस्टेंसी कंसेप्ट एक ये है, बहुत सारे कंसेप्ट हैं, आपने ओ लेवल्स में भी अकाउंटिंग में पढ़े होंगे, ए लेवल्स में भी आप लोग पढ़ोगे, जिनमें से एक कंसेप्ट आ जाता है आपका कंसिस्टेंसी कंसेप्ट। अकाउंटिंग के एक कंसेप्ट में से एक कंसेप्ट आता है कंसिस्टेंसी कंसेप्ट। अब कंसिस्टेंसी कंसेप्ट होता क्या है, कंसिस्टेंसी कंसेप्ट का मतलब यह है कि अकाउंटिंग आपको ये कहती है कि जो चीज आपने एक दफा यूज कर ली, जो मेथड आपने एक दफा अडॉप्ट कर लिया, अब आप दूसरे मेथड की तरफ शिफ्ट नहीं हो सकते, क्योंकि उससे आपका कंसिस्टेंसी लेवल क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। उससे आपका कंसिस्टेंसी लेवल क्या होगा, चेंज होगा। जो आपकी इंफॉर्मेशन होगी वो मिस वो आपकी जो है वो इनअप्रोप्रिएट हो जाएगी आपकी इंफॉर्मेशन। जैसे मैं आपको एग्जांपल देता हूं, अगर मैं एक मेथड यूज कर रहा हूं, स्ट्रेट लाइन मेथड, एनुअली मेरा डेप्रिसिएशन आ रहा है $10,000 से। ठीक है। एनुअली हर साल मेरा डेप्रिसिएशन आ रहा है $10,000 से। अब यही डेप्रिसिएशन मेरी इनकम स्टेटमेंट में भी जा करके रिपोर्ट हो रहा है, और इनकम स्टेटमेंट से मेरा प्रॉफिट निकल रहा है, उस प्रॉफिट पे मैं टैक्स भी दे रहा हूँ।
फिर हुआ ये कि मैंने स्ट्रेट लाइन मेथड को छोड़कर मैंने न्यू मेथड अडॉप्ट कर लिया, जिसको मैंने डिमिनिशिंग को मैंने अडॉप्ट कर लिया। अब जब डिमिनिशिंग में क्या होगा, डिमिनिशिंग में क्या होगा कि आपने भी देखा होगा, हमने मेथड पढ़ा है कि हर साल जो डेप्रिसिएशन आप फाइंड आउट करते हो वो पिछले ईयर से कम होता है। जो पहले ईयर का डेप्रिसिएशन होता है वो ज्यादा होता है, दूसरे ईयर का पहले ईयर से कम होता है, तीसरे ईयर का उससे भी कम होता है, चौथे ईयर का उससे भी कम होता है। तो हर साल डेप्रिसिएशन का अमाउंट क्या होता है, कम होता जाता है। तो अब आपने जब सही है। स्ट्रेट लाइन मेथड से डिमिनिशिंग की तरफ शिफ्ट किया, जब स्ट्रेट लाइन मेथड से आपने डिमिनिशिंग की तरफ शिफ्ट किया, तो आपका जो डेप्रिसिएशन एक्सपेंस है, जो कि आप रिपोर्ट कर रहे हो अपनी इनकम स्टेटमेंट के अंदर, वो डिस्टर्ब हो जाएगा। जब वो सही है। डिस्टर्ब होगा, उससे आपका प्रॉफिट भी डिस्टर्ब होगा। मे भी आपका प्रॉफिट बढ़ जाए या आपका प्रॉफिट कम हो जाए, लेकिन आपका प्रॉफिट क्या होगा, डिस्टर्ब होगा। और जब आपका प्रॉफिट डिस्टर्ब होगा तो उससे आप जो टैक्स पे कर रहे हो उसमें भी डिस्टर्बेंस आएगी। तो एक सही है। इन अप्रोप्रिएट इंफॉर्मेशन जा रही है। तो अकाउंटिंग आपको ये कहती है कि कंसिस्टेंसी कंसेप्ट को आपने अडॉप्ट करना होता है। इफ यू आर अडॉप्टिंग स्ट्रेट लाइन मेथड, तो आपने हमेशा स्ट्रेट लाइन मेथड पे ही रहना है। आपने मेथड को चेंज नहीं करना। ये नहीं कि आप स्ट्रेट लाइन से शिफ्ट हो गए, आज मेरा दिल कर रहा है कि मैं स्ट्रेट लाइन अप्लाई करूं, अगले साल अब मेरा दिल कर रहा है कि मैं डिमिनिशिंग को अप्लाई करूं, और फिर थर्ड ईयर में मेरा दोबारा से दिल ये कर रहा है कि मैं स्ट्रेट लाइन पे अप्लाई करूं। तो हर साल का डेप्रिसिएशन गलत रिपोर्ट होगा आपकी फाइनेंशियल स्टेटमेंट में। और ऑब्वियस सी बात है, जब फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाई जाती है तो वो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स आपके एक्सटर्नल यूजर्स के लिए भी होती है, शेयर होल्डर्स के लिए भी सही है। होती है। तो वो शेयर होल्डर्स देख रहे होते हैं कि आपकी आपका जो प्रॉफिट है या जो आपके एक्सपेंसेस है वो बहुत ज्यादा डिस्टर्ब हो रहे हैं, जिसकी वजह से उनका ट्रस्ट लेवल जो होता है वो भी कम हो जाता है। और गवर्नमेंट भी आपको कहती है कि लास्ट ईयर जो आपने टैक्स दिया था, अब जो आप टैक्स दे रहे हो इसमें क्यों डिफरेंस आ रहा है, आपने किससे पूछ के मेथड को चेंज किया। लोग बहुत ज्यादा होशियार होते हैं कि डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड शो करो, उससे डेप्रिसिएशन ज्यादा आएगा। जब उससे डेप्रिसिएशन ज्यादा आएगा तो एक्सपेंस भी ज्यादा रिपोर्ट होगा। तो एक्सपेंस जब ज्यादा रिपोर्ट होगा तो प्रॉफिट जो है वो कम आएगा, और जब प्रॉफिट कम आएगा तो हमें टैक्स जो है वो कम पे करना पड़ेगा। तो बहुत ज्यादा चेंज आता है, जिसकी वजह से अकाउंटिंग आपको ये कहती है कि आपने कंसिस्टेंसी कंसेप्ट को पकड़े रखना है, इसको आपने नहीं छोड़ना। कंसिस्टेंसी कंसेप्ट आपने यूज करना है। डेप्रिसिएशन मेथड हो, भले वो अकाउंटिंग का कोई भी मेथड हो या कोई भी चैप्टर आप पढ़ रहे हो, कंसिस्टेंसी आपकी डिस्टर्ब नहीं होनी चाहिए। ठीक है। तो कंसिस्टेंसी मतलब क्या है कि अकाउंटिंग मेथड्स once adopted must be followed consistently in future in order to have a fair and valid comparison। आपने एक दफा अडॉप्ट कर लिया तो अब फ्यूचर में आपने उसी को ही अडॉप्ट करना है ताकि एक फेयर कंपैरिजन हो सके। ठीक है। तो मैं लिख भी देता हूं यहाँ पर, आपके नोट्स भी बनते जाएंगे। कंसिस्टेंसी कंसेप्ट मीन्स दैट अकाउंटिंग मेथड once adopted must be followed consistently in future in order to have fair and valid comparison।
ये बात क्लियर हो गई आपको? बात क्लियर हो गई आपको? जी क्लियर है। अच्छा जी, अब आ जाओ, नेक्स्ट है रीवैल्यूएशन से रिलेटेड। देखो, अब ये बड़ा इंपॉर्टेंट कंसेप्ट आ रहा है रीवैल्यूएशन से रिलेटेड। हमने एक कंसेप्ट पढ़ा था डिस्पोजल वाला, अगर आपको याद हो, डिस्पोजल के अंदर भी हमने क्या पढ़ा जी था, जी। सेल ऑफ एसेट पढ़ा, ठीक है। आज आज एक न्यू कंसेप्ट हम लोग पढ़ रहे हैं, रीवैल्यूएशन मॉडल। जो आपको मैंने शुरू में भी बताया था, जो आपके इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स है ना, जिसमें आपके पास नॉन करंट एसेट के लिए जो आपका इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड है वो IAS 16 है। इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड IAS 16 है। IAS 16 जो है वो आपको ये बताता है कि IAS 16 आपको ये बताता है कि नॉन करंट एसेट की मेजरमेंट के लिए आप दो मेथड जो है ना वो अडॉप्ट कर सकते हैं। एक होता है कॉस्ट मॉडल और एक होता है रीवैल्यूएशन मॉडल। एक होता है कॉस्ट मॉडल और एक होता है रीवैल्यूएशन मॉडल। अब दोनों में डिफरेंस क्या है? कॉस्ट मॉडल क्या है? जो अब तक हम लोग पढ़ते हुए आए हैं, इसको हम कहते हैं कॉस्ट मॉडल। कि जो एसेट मैंने जितने का परचेज किया, मैं उसी अमाउंट से उसको रिकॉर्ड कर रहा हूं अपनी बुक्स ऑफ अकाउंट के अंदर। अगर $1 लाख का मैंने परचेज किया है तो उसको मैं $1 लाख से ही अपनी बुक्स ऑफ अकाउंट के अंदर रिकॉर्ड कर रहा हूं, और ईयरली बेसिस पे मैं उसको क्या कर रहा हूं, डेप्रिशिएट कर रहा हूं। इसको आप कहते हो कॉस्ट मॉडल। जो अब तक हमने पढ़ा है वो सारा का सारा क्या था, कॉस्ट मॉडल था, ठीक है। एक मेथड होता है ठीक आपके है। पास, स्टैंडर्ड आपको ये कहता है IAS 16 कि एक मेथड होता है रीवैल्यूएशन मेथड। अब सर ये रीवैल्यूएशन मेथड क्या है? रीवैल्यूएशन मेथड में पहले आप एक एग्जांपल सुनो, उससे आपको क्लियर होगा कि रीवैल्यूएशन मॉडल है क्या। मैं एक ऑफिस में काम करता था, और वो जो ऑफिस था वो कराची के अंदर था। और कराची में PCHS में वो एक बिल्डिंग थी जहां हमारा एक ऑफिस हुआ करता था। वो बिल्डिंग हमारे ऑनर की ही थी, सेठ की बिल्डिंग थी। और वो बिल्डिंग उसने 90s के दौर में जो है ना वो परचेज की थी। और उसकी जो वैल्यू थी, आई थिंक जब उसने परचेज की थी ना, वो 5 लाख रुपीज की परचेज की थी। 5 to 6 लाख अच्छा। रुपीज की उसने वो बिल्डिंग जो है वो परचेज की, या वो लैंड जो है ना वो उसने परचेज की थी। फिर हुआ ये कि जब हम बिजनेस कर रहे थे तो हमें ना लोन की जरूरत पड़ी, हमें फाइनेंस की जरूरत पड़ी। हमने अपने बिजनेस को एक्सपेंड करना था, बढ़ाना था। तो जब हमें अपने बिजनेस को एक्सपेंड करना था ना, तो ऑब्वियस सी बात है हमें फाइनेंस की जरूरत पड़ेगी। अब जब हमें फाइनेंस की जरूरत पड़ी तो हम भागे बैंक की तरफ, बैंक लोन के लिए, कि हमें जो है वो बैंक लोन चाहिए। अराउंड तकरीबन उस टाइम हमें 2015 के अंदर हमें लोन चाहिए था 20 मिलियन का। 20 मिलियन का हमें लोन चाहिए था, हमने अपने बिजनेस को एक्सपेंड करना था। बैंक के पास गए और बैंक से लोन के बारे में पूछा। बैंक ने बोला बिल्कुल आपको लोन मिल जाएगा, आप अपनी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स हमें ला करके दिखाओ। हमने अपनी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स ला करके दिखाई। बैंक लोन आपको ऐसे तो नहीं देता ना, वो श्योरिटी भी कुछ मांगता है कि आपके पास आपकी हैसियत क्या है, आपकी फाइनेंशियल पोजीशन क्या है, बैलेंस शीट में आपके पास कितने एसेट्स पड़े हुए हैं, जिसके एवज में बैंक आपको क्या करता है, लोन देता है। अब जब हमने उनको बैलेंस शीट अपनी दिखाई ना, तो ऑनर ने क्या किया हुआ था, ऑनर ने बिल्डिंग परचेज की थी 5 लाख की 90s में। अच्छा। तो जब उसने बिल्डिंग 90s में परचेज की थी 5 लाख की, तो उसने कॉस्ट मॉडल अडॉप्ट किया हुआ था, यानी कि उसको वो बिल्डिंग को कितने से दिखा रहा था, 5 लाख से दिखा रहा था, 5 लाख से दिखा रहा था। और लोन हमें कितने का चाहिए था, 20 मिलियन का। और हाँ। एक्चुअल में 2015 के अंदर उस बिल्डिंग की जो वर्थ हो चुकी थी, पाकिस्तान में प्रॉपर्टी की वैल्यू बहुत जल्दी से इंक्रीज होती है, तो उस बिल्डिंग की जो वर्थ थी वो अराउंड तकरीबन जो है वो 25 to 30 मिलियन की उसकी वर्थ थी मार्केट के अंदर। अगर वो उसको मार्केट में बेचना चाहता
तो वो 25 मिलियन की उसकी बिल्डिंग की वर्थ थी, लेकिन उसके बुक्स ऑफ अकाउंट के अंदर वो कितने से रिपोर्ट हो रही है, 5 लाख से। तो अब बैंक ने जब बैलेंस शीट देखी उठा के और बैलेंस शीट देख के कहा कि आपको लोन कितने का चाहिए, हमने बोला हमें लोन जो है वो चाहिए 20 मिलियन का। बैंक ने बोला इसके बदले में आप हमारे पास क्या गिरवी रखवाओगे, हमने बोला हमारे पास बिल्डिंग है, वो आपके पास गिरवी रखवा देते हैं। तो बैंक ने बोला बिल्डिंग तो आपकी 5 लाख रुपए की। तो ऑनर ने बोला जी। बिल्डिंग मेरी 5 लाख की थोड़ी है, बिल्डिंग तो मेरी 25 मिलियन की है, 25 मिलियन की। तो बैंक ने आप मुझे कहा कि भाई आपने बैलेंस शीट के अंदर कॉस्ट मॉडल अडॉप्ट किया हुआ है, जिसकी वजह से आपकी बिल्डिंग की वैल्यू जो है वो कितने से आ रही है, 5 लाख से। बल्कि उसका तो डेप्रिसिएशन भी आपने दिखाया हुआ है, तो अब कुल मिला के आपकी बिल्डिंग की वैल्यू अराउंड तकरीबन 1 लाख की बन रही है। तो इसके बदले में हम आपको 20 मिलियन का लोन कैसे दें। तो लोन हाँ। हमारा क्या हो गया, रिजेक्ट हो गया, क्योंकि हमने बैलेंस शीट के अंदर उसको कितने से दिखाया हुआ था, 5 लाख से। सही। फिर ऑनर ने क्या किया, फिर ऑनर ने क्या किया, अब लोन तो चाहिए था, हमने बिजनेस को एक्सपेंड करना था। तो फिर ऑनर ने कॉस्ट मॉडल से शिफ्टिंग की रीवैल्यूएशन मॉडल पे, कॉस्ट मॉडल से शिफ्टिंग की रीवैल्यूएशन मॉडल पे। अब ये रीवैल्यूएशन मॉडल होता है, इसका मतलब होता है जो आपके एसेट की करंट पोजीशन है मार्केट में, उस वैल्यू से आप अपनी बुक्स ऑफ अकाउंट के अंदर, वैल्यू से, उस वैल्यू से आप बुक्स ऑफ अकाउंट के अंदर अपने एसेट को शो करते हैं। यानी कि अब उसके एसेट की वैल्यू जो 25 मिलियन थी, 25 मिलियन थी, तो वो रीवैल्यूएशन करके अपने एसेट को 1 लाख से या 5 लाख से कहां लेकर चला गया, 25 मिलियन तक लेकर चला गया। और फिर वो गया बैंक सही। के पास कि ये मेरे बैलेंस शीट है, देखो मेरे पास जो है वो बिल्डिंग कितने की है, 25 मिलियन की है, अब मुझे लोन मिल जाएगा 20 मिलियन का। तो वहां पर आकर बैंक ने कहा हाँ अब आपको लोन मिल जाएगा, क्योंकि आपकी बिल्डिंग की जो वैल्यू है वो कितनी है, 25 मिलियन। बात सही। समझ सही। में आ रही है। जी। तो रीवैल्यूएशन मॉडल बेसिकली क्या होता है, आप अपने एसेट को उसकी एक्चुअल वैल्यू पे जो मार्केट में चल रही होती है उस वैल्यू से शो कर रहे होते हो अपनी बुक्स ऑफ अकाउंट के अंदर। और इसके बहुत सारे सही। रीजंस होते हैं, कंपनीज अडॉप्ट करती हैं रीवैल्यूएशन मॉडल। जिसमें से एक मैंने आपको बताया, जिसमें से एक आपको अभी मैंने बताया कि हमें लोन की जरूरत थी, जिसकी वजह से हमने क्या किया है, रीवैल्यूएशन मॉडल अडॉप्ट किया। और भी बहुत सारे रीजंस होते हैं जिसकी वजह से कंपनी क्या करती है, रीवैल्यूएशन मॉडल जो है वो क्या करती है, अडॉप्ट करती है। तो आज हम लोगों ने ठीक है। वही पढ़ना है, रीवैल्यूएशन मॉडल। और रीवैल्यूएशन मॉडल के अंदर नॉर्मली आपको क्या होता है, गेन होता है। जब आपके एसेट की वैल्यू बढ़ती है तो आपको क्या होता है, गेन होता है, रीवैल्यूएशन, सरप्लस होता है। सही है। ठीक है। तो अब सही आ है। जाओ, आज हमने यही पढ़ना है, आज हमने यही पढ़ना है। तो अब इसके रूल याद रख लो, रीवैल्यूएशन मॉडल के आपने एक रूल जो है ना वो याद रख लेना। रूल नंबर 1, अच्छा सर एक और बात भी सुन लो सर, एक और क्वेश्चन भी मेरे माइंड में आ रहा है, वो ये आ रहा है कि सर अगर हम रीवैल्यूएशन मॉडल अडॉप्ट करते हैं तो क्या हमें हर साल अपने एसेट को दोबारा से मार्केट में एक वैल्यू देखकर उसको उसी वैल्यू से रिकॉर्ड करना होता है? नहीं, ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है। आपने रीवैल्यूएशन मॉडल अडॉप्ट कर लिया तो फिर आपको रीवैल्यूएशन मॉडल ये कहता है कि 3-4 साल बाद अपने एसेट को दोबारा से रीवैल्यूएट करवा लो, मार्केट के अंदर देख लो उसकी क्या वैल्यू है, और उस वैल्यू से आप क्या कर लो, उसको। तो हर साल आपको रीवैल्यूएशन नहीं करवानी, ठीक है। अच्छा अब रूल सही नंबर है। वन ये है, रूल नंबर वन ये है कि अगर आप कॉस्ट मॉडल से शिफ्ट होते हो रीवैल्यूएशन मॉडल की तरफ, कॉस्ट मॉडल से शिफ्ट होते हो रीवैल्यूएशन मॉडल की तरफ, तो आपको अपने एसेट की कैरिंग वैल्यू निकालनी होगी बिफोर रीवैल्यूएशन। आपको ठीक है। अपने मतलब कि देखो, देखो मेरी बात सुनो, हम डिस्पोजल कर रहे थे,
तब भी मैंने आपको कहा था आपके पास सारा डेप्रिसिएशन होना चाहिए बिफोर डिस्पोजल। आपको अपने एसेट का डेप्रिसिएशन पता हो, आपको अपने एसेट को कैरिंग वैल्यू पर लेकर आना होता है। याद होगा हमने डेप्रिसिएशन निकाला था और वो माइनस करके हम अपने एसेट को कैरिंग वैल्यू पे लेकर आए। जी। तो सेम यही चीज जब भी आप रीवैल्यूएशन मॉडल अडॉप्ट करोगे, तो बिफोर रीवैल्यूएशन आपके एसेट की कैरिंग वैल्यू क्या है, बिफोर रीवैल्यूएशन आपके एसेट की कैरिंग वैल्यू क्या है, आपको वो पता होनी चाहिए। जैसे लेट सपोज सही। एक एसेट, एग्जांपल लेता हूं, एक एसेट मैंने जनवरी 1 2001 के अंदर परचेज किया, ठीक है, और 2005 में दिसंबर 31 में मैं अपने एसेट को रीवैल्यूएट कर रहा हूं। तो सबसे पहला काम बिफोर रीवैल्यूएशन दिसंबर 31 2005 पर मेरे एसेट की कैरिंग वैल्यू क्या है वो मुझे पता होना चाहिए। उसके बाद मैं रीवैल्यूएशन करूं। तो बिफोर रीवैल्यूएशन यू हैव टू नो अबाउट योर कैरिंग वैल्यू ऑफ नॉन करंट एसेट। ठीक है, तो फर्स्ट सही है। यू कैलकुलेट कैरिंग वैल्यू of asset before revaluation। और सर ये कैरिंग वैल्यू क्या है, कैरिंग वैल्यू क्या है, कैरिंग वैल्यू इक्वल्स टू कॉस्ट माइनस जितना भी डेप्रिसिएशन है परचेज से लेकर के रीवैल्यूएशन की डेट तक का, जितना भी डेप्रिसिएशन है वो सारा आपको क्या करना है, माइनस करना। प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन इज इक्वल्स टू क्या होता है, कैरिंग वैल्यू। ठीक है, तो बिफोर सही है। इवैल्यूएशन यू मस्ट नो अबाउट द कैरिंग वैल्यू ऑफ द नॉन करंट एसेट। अच्छा, अब यही चीज यहां पर आ रही है। एडिशनल इंफॉर्मेशन में कह रहे हैं कि द कंपनीज फाइनेंशियल ईयर एंड्स ऑन 31 दिसंबर। कंपनी का जो फाइनेंशियल ईयर एंड होता है वो 31 दिसंबर में होता है। प्रॉपर्टी वॉज परचेज ऑन 1 Jan 2019 एट अ कॉस्ट ऑफ 8,50,000। तो आपको बता रहे हैं कि आपने प्रॉपर्टी परचेज की है 8,50,000 की। कब, January 1 2019। प्रॉपर्टी इज डेप्रिशिएटेड एट 5% पर एनम ऑन कॉस्ट। 5% पे आपका प्रॉपर्टी जो है वो डेप्रिशिएट होती है ऑन कॉस्ट। ऑन कॉस्ट हो रही है, इट मींस कि ये स्ट्रेट लाइन मेथड है। हम्म। 5% ऑन कॉस्ट है तो इट मींस कि ये स्ट्रेट लाइन मेथड। डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड में क्या होता है, जो रेट होता है वो कॉस्ट पे नहीं लगता, कॉस्ट माइनस डेप्रिसिएशन करते हैं फिर रेट अप्लाई करते हैं। यहाँ पर वो कह रहे हैं सही। कि 5%। जी, जी बोलिए क्या बोल रहे हैं। मैं कह रहा हूँ सही है, इसमें हमने स्ट्रेट लाइन मेथड यूज करना है। हाँ, यहाँ पे स्ट्रेट लाइन मेथड मुझे कैसे पता लगा स्ट्रेट लाइन मेथड है सर, डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड में भी तो आपको रेट दिया होता है, यहाँ पर भी रेट दिया हुआ है। तो देखो डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड में क्या होता है, जो रेट अप्लाई होता है वो कॉस्ट माइनस डेप्रिसिएशन पे होता है रेट अप्लाई। मैंने आपको फॉर्मूला भी बताया था, कॉस्ट जी जी। माइनस डेप्रिसिएशन पे होता है रेट अप्लाई। ठीक है, लेकिन जब सिर्फ और सिर्फ कॉस्ट पे अगर रेट अप्लाई हो रहा है इट मीन्स के मेथड कौन सा है, स्ट्रेट लाइन। यहाँ पे 5% पर एनम ऑन कॉस्ट है, जो डेप्रिसिएशन है वो कॉस्ट पे अप्लाई हो, जी जी। तो स्ट्रेट लाइन मेथड यहाँ पे यूज होगा। फिर आगे कह रहे हैं ऑन 1 Jan 2021 द डायरेक्टर्स डिसाइड टू रीवैल्यूएट द प्रॉपर्टी एट 12 लाख। तो अब आप डायरेक्टर्स ने ये डिसाइड किया है कि वो अपनी प्रॉपर्टी को रीवैल्यूएट करेंगे और कितने पे ले आएंगे, 12 लाख पे ले आएंगे। ठीक है, कब, January 1 2021। तो सबसे पहला स्टेप नंबर वन यू मस्ट नो अबाउट द कैरिंग वैल्यू ऑफ योर नॉन करंट एसेट बिफोर रीवैल्यूएशन। तो जी। आपके एसेट की
कैरिंग वैल्यू क्या होगी सर? सबसे पहले हमें फाइंड आउट करना होगा, वो है वी हैव टू फाइंड आउट डेप्रिसिएशन फ्रॉम जनवरी 1st 2019 टू दिसंबर 31st 2020। डेप्रिसिएशन हमें कैलकुलेट करना होगा। जब हम डेप्रिसिएशन कैलकुलेट कर लेंगे तो सर उसको हम अपने एसेट की कॉस्ट में से माइनस करेंगे, हमें कैरिंग वैल्यू पता लग जाएगी। उसके बाद हम रीवैल्यूएशन करेंगे। ठीक है? ठीक है। ठीक है? ठीक है। ठीक है। तो अब देखो, जनवरी 1st पे आपने एसेट को परचेज किया और रीवैल्यूएशन कब हो रही है? जनवरी 1st 2021। इट मींस कि आफ्टर 2 इयर्स, 2 साल बाद आप अपने एसेट को क्या कर रहे हो? रीवैल्यूएट कर रहे हो। तो 2 साल का डेप्रिसिएशन में निकालने जा रहे हो। सही है। कैलकुलेशन ऑफ डेप्रिसिएशन स्ट्रेट लाइन मेथड से करूंगा, सिंपल। सर एसेट की कॉस्ट कितनी थी? 8,50,000 सर मेरे एसेट की कॉस्ट थी। तो अगर मैं डेप्रिसिएशन 2019 का निकालता हूं और फिर उसके बाद 2020 का, 2 साल का डेप्रिसिएशन निकाल, कॉस्ट है सर 8,50,000। रेट अप्लाई हो जाएगा इस पे 5%, 0.05। 5% 0.05 होता है। तो कितना आ जाएगा डेप्रिसिएशन, जरा मुझे बताना। कैलकुलेट करके बताना कितना आ जाएगा। 42,500 आएगा आई थिंक। जी 42,500। ठीक है। 2020 का भी कितना होगा? 8,50,000 मल्टीप्लाई बाय 0.05 इक्वल्स टू 42,500। टोटल जो डेप्रिसिएशन होगा बिफोर रिवैल्यूएशन, टोटल जो डेप्रिसिएशन होगा बिफोर रिवैल्यूएशन वो हो जाएगा 85,000 से 85,000। ठीक है। तो हमने ये डेप्रिसिएशन निकाला। अब मैं निकालने जा रहा हूँ कैरिंग वैल्यू। कैरिंग वैल्यू में सर आप सबसे पहले एसेट की कॉस्ट लिखते हो। एसेट की कॉस्ट सर हमारे पास है 8,50,000 और इसमें से सर आप लेस करवा दो जो प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन है, टोटल जितना भी, 85,000। तो सर कैरिंग वैल्यू आ जाएगी कैरिंग वैल्यू आ जाएगी हमारे एसेट की कितनी आ जाएगी हमारे एसेट की कैरिंग वैल्यू? 775। एक मिनट, 850 माइनस 85, 7,65,000। ये सर हमारे एसेट की क्या आ जाएगी? कैरिंग वैल्यू आ जाएगी। ठीक है। यहाँ तक बात क्लियर हो गई? क्लियर। यहाँ तक कोई क्वेश्चन है पूछो, फिर आगे में जाता हूँ। नहीं नहीं। Clear? अच्छा। अब फिर इसके बाद एक और स्टेप होगा छोटा सा। अब मैं रीवैल्यूएशन निकालूंगा, आइदर कि मुझे प्रॉफिट हुआ है कि लॉस हुआ है। रीवैल्यूएशन सरप्लस निकाल, इसको हम रीवैल्यूएशन सरप्लस भी कहते हैं, रीवैल्यूएशन रिजर्व भी कहते हैं। और डेफिसिट कह सकते हैं कि नहीं? सॉरी, डेफिसिट। डेफिसिट नहीं कह सकते, सरप्लस होता है। नॉर्मली हमें क्या होता है, मैंने आपको कहा था वैल्यू क्या होती है? इंक्रीज होती है। अच्छा, हाँ। वैल्यू डिक्रीज भी होती है। वैल्यू इंक्रीज भी होती है आपके एसेट की, और वैल्यू क्या होती है? डिक्रीज भी होती है। जब वैल्यू सही डिक्रीज है। होती है ना, उसको हम रीवैल्यूएशन सरप्लस का नाम नहीं देते, उसको हम नाम देते हैं इम्पेयरमेंट का। लेकिन वो आपके सिलेबस में नहीं है। आप जब इंशाल्लाह ताला सीसीए वाली साइड पे या सीए वाली साइड पे जाओगे ना, या मास्टर्स में करते हो आप, एमबीए या बीबीए करते हो, तो वहां पर शायद आपको आपके टीचर्स पढ़ाएं
कि इम्पेयरमेंट कहते हैं, जब आपके एसेट की वैल्यू डिक्रीज होती है ना रीवैल्यूएशन करते वक्त, तो वहां पर हमें इम्पेयरमेंट आती है। लेकिन नॉर्मली क्या होता है, आपके एसेट की वैल्यू इंक्रीज होती है, तो उसको हम रीवैल्यूएशन सरप्लस का या रीवैल्यूएशन रिजर्व का नाम देते ठीक है। हैं। ठीक है, अगर डिक्रीज होगी ठीक है। वैल्यू तो उसको हम इम्पेयरमेंट कहते हैं। तो बहरहाल इम्पेयरमेंट आपके सिलेबस का टॉपिक नहीं है, इम्पेयरमेंट आपके सिलेबस का टॉपिक नहीं है। हाँ, अगर आपको पढ़ना हो इम्पेयरमेंट, तो मेरे यूट्यूब चैनल पे इम्पेयरमेंट पे मैंने पूरा डिटेल में लेक्चर रिकॉर्ड किया हुआ है। वो एसीसी और सीए के स्टूडेंट्स के लिए, तो वो पढ़ते हैं, तो वहां पर मैंने पढ़ाया हुआ। आपके सिलेबस का काम नहीं है। ठीक है, रीवैल्यूएशन सरप्लस या रीवैल्यूएशन रिजर्व ही आएगा, मतलब कि आपके वैल्यू एसेट की हमेशा इंक्रीज होगी, डिक्रीज नहीं। अच्छा, ठीक है। अब ये कैसे होगा कि सर कैरिंग वैल्यू निकाले हमने 765,000, ये हमारे एसेट की कैरिंग वैल्यू थी। लेस कर देंगे जी। इसमें से मार्केट वैल्यू। मार्केट वैल्यू, आपके एसेट की मार्केट वैल्यू अब कितनी हो चुकी है, 12 लाख। दिस इज योर मार्केट वैल्यू, या रीवैल्यूएशन अच्छा। वैल्यू भी आप इसे कह सकते हो, रीवैल्यूएट वैल्यू भी कह सकते हो। ये अब कितनी है, 12 लाख। तो ये माइनस कर दोगे, आपको पता लग जाएगा कि कितना इंक्रीज आ रहा है, और इसको आप नाम दोगे रीवैल्यूएशन रिजर्व। ठीक है, 435। कितना, फोर सॉरी, लैख 35,000। 435,000। ठीक है जी। तो 435,000 से हमारे एसेट की वैल्यू में क्या हुआ है, इंक्रीज आया। 435,000 से हमारे एसेट की वैल्यू में क्या हुआ है, इंक्रीज आया। बात क्लियर है? क्लियर है। ठीक है जी, ठीक है जी। अच्छा, अब सुनो जरा एक और बात। अब जब आप इसकी जर्नल एंट्री बनाने जाते हो, जर्नल एंट्री जब आप इसकी बनाने जाते हो, तो रीवैल्यूएशन जो आपका रिजर्व है ना, ये बेसिकली कैपिटल अकाउंट है। ठीक है, और जो आपका ठीक है। कैपिटल अकाउंट होता है ना, वो नॉर्मली क्या होता है, क्रेडिट होता है। अच्छा। ये याद रखिएगा, ये कैपिटल अकाउंट है। और कैपिटल अकाउंट जब भी इंक्रीज होता है ना, जब भी कैपिटल अकाउंट इंक्रीज होता है, तो रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट से कैपिटल अकाउंट जब भी इंक्रीज होगा तो वो कहां जाएगा, क्रेडिट साइड। अगर डिक्रीज होगा तो डेबिट साइड पे जाएगा, और अगर इंक्रीज होगा तो कहां जाएगा, क्रेडिट साइड पे। ठीक है, अकॉर्डिंग टू रूल्स ठीक है। ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट। कैपिटल जब भी इंक्रीज होगा, जब भी इंक्रीज होगा, तो उसको आप हमेशा कहाँ रिकॉर्ड करोगे, क्रेडिट साइड। इसका मतलब ये हुआ कि सर ये रीवैल्यूएशन रिजर्व कहाँ आ जाएगा, क्रेडिट साइड पे। रीवैल्यूएशन रिजर्व कहाँ आ जाएगा, क्रेडिट साइड। तो हमेशा, हमेशा रीवैल्यूएशन रिजर्व कहाँ लिखोगे, क्रेडिट साइड पे। क्योंकि देखो पहले कुछ भी नहीं था, अब एकदम से आपकी वैल्यू इंक्रीज हुई है 4,35,000 से, तो उसको आप कहाँ लिख दोगे, क्रेडिट साइड। तो मैंने यहां पर लिखा क्रेडिट साइड पे रीवैल्यूएशन रिजर्व 4,35,000 से। क्लियर है यहाँ तक बात? जी। ठीक है, कोई सवाल, कोई मसला, कोई परेशानी? और इधर डेबिट साइड पे हम क्या लिखेंगे? आ रहा हूँ, डेबिट साइड पे भी आ रहा हूँ। पहले तो ये क्रेडिट वाला मामला क्लियर हो गया आपको? जी, क्लियर हो गया। ठीक है। अच्छा, अब देखो जब आपने रीवैल्यूएशन की है, तो अपने पिछले एसेट को क्या कर दिया आपने, पिछले डेप्रिसिएशन को क्या किया आपने, माइनस किया है। प्रोविजन फॉर जी। डेप्रिसिएशन माइनस करके कैरिंग वैल्यू निकाली, और कंपैरिजन मैंने कैरिंग वैल्यू के साथ किया, मैंने कॉस्ट के साथ नहीं किया। मैंने डेप्रिसिएशन को क्या कर दिया, माइनस कर दिया, खत्म कर दिया। तो जी। अब ये जी। जो प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन है, ये भी आपका डेबिट हो जाएगा। देखो जब रिकॉर्ड होता है तो क्रेडिट साइड पे रिकॉर्ड होता है, अगर आपको याद हो। जब जी। रिकॉर्ड जी। होता है जी। तो हम उसको कहाँ रिकॉर्ड करते हैं, क्रेडिट साइड पे रिकॉर्ड करते हैं। जब डिस्पोजल हुआ था तब भी मैंने कहा था ये कहाँ आ जाएगा, प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन, ये डेबिट साइड पे।
डेबिट साइड पे आएगा। तो अब जब रीवैल्यूएशन हो रहा है तब भी आपका प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन क्या हो जाएगा, डेबिट साइड पे। और वो इसलिए क्योंकि हमें एक्चुअल पता चल गया। जी बिल्कुल बिल्कुल, क्या बात है यार, जबरदस्त हो गया, जबरदस्त हो गया। अब हमें सर एक्चुअल पता है, एक्चुअल पता है, तो पुराने वाले को खत्म करो। तो प्रोविजन ठीक है। फॉर डेप्रिसिएशन डेबिट हो जाएगा। और कितना था सर, वो था 85,000 से। तो अब यहाँ पर एक और इम्पॉर्टेंट बात भी आपको पता लगी कि सर जब भी रिवैल्यूएशन होगा तो हमें डेप्रिसिएशन लाजमी निकालना है, क्योंकि उसको हमने जर्नल एंट्री के अंदर क्या करना होता है, डेबिट करना होता है। क्लियर है, जी। क्लियर है। क्लियर है, सही है। क्लियर है। अच्छा, सही है। अब आ जाओ देखो, जब रीवैल्यूएशन हो रही है, रीवैल्यूएशन हो रही है तो आपके एसेट की वैल्यू इंक्रीज हो रही है। आपके एसेट की जी। वैल्यू बिफोर रीवैल्यूएशन 8,50,000 आपके एसेट की वैल्यू थी। अब आपके एसेट की वैल्यू कितनी हो चुकी है, 12 लाख हो चुकी है। आपके एसेट की वैल्यू क्या हुई है, इंक्रीज हुई है। सर जब एसेट इंक्रीज होता है, जब एसेट इंक्रीज होता है तो हम उसको कहाँ रिकॉर्ड करते हैं, डेबिट साइड पे। इट डेबिट मींस साइड के पे। सर जी। हम प्रॉपर्टी को कहाँ रिकॉर्ड करेंगे, डेबिट साइड पे। और सर इधर हमने कित 3 एंट्रीज करनी है। जी बोलिए, दोबारा बोलिए। मैं कह रहा हूँ इधर हमने 3 एंट्रीज करनी है। जी ये कंपाउंड एंट्री कहलाती है, ये कंपाउंड एंट्री है। देखो सारे इम्पैक्ट सारे ना, तीन एंट्रीज नहीं, एंट्री एक ही है। इसका इम्पैक्ट जो है वो कंपाउंड इम्पैक्ट है। कि देखो रिवैल्यूएशन रिजर्व भी आ रहा है इसमें, प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन भी आ रहा है, और प्रॉपर्टी भी आ रहा है। प्रॉपर्टी की वैल्यू सही इंक्रीज है। हो रही है, प्रीवियस डेप्रिसिएशन को हमने क्लोज कर दिया है, और साथ में रीवैल्यूएशन रिजर्व को हमने रिकॉर्ड किया। तो अब ठीक है। रीवैल्यूएशन ठीक है। की वजह से आपके एसेट की वैल्यू इंक्रीज हुई, कितनी इंक्रीज हुई है सर, 12 लाख हो चुकी है। बिफोर रीवैल्यूएशन हमारे एसेट की वैल्यू 8,50,000 से थी, तो कितने से इंक्रीज आया है सर, इंक्रीज जो हमारा आया है 3,50,000 से। तो ये था अच्छा। रीवैल्यूएशन मॉडल जो मैंने कंप्लीटली डिटेल में बता दिया। जर्नल एंट्री ये बनती है इसकी, वर्किंग इस तरीके से हो। ठीक है। ठीक है। लेकिन स्टेप आपको याद रखना है, बिफोर रीवैल्यूएशन यू शुड नो अबाउट द कैरिंग वैल्यू ऑफ नॉन करेंट एसेट। कैरिंग सही वैल्यू है। पता लग गई, देन यू कंपेयर योर कैरिंग वैल्यू विद योर मार्केट वैल्यू, तो आपको पता लगेगा रीवैल्यूएशन रिजर्व कितना आ रहा है आपका। वो रीवैल्यूएशन रिजर्व जैसे ही आया, उसको आपने कहाँ रिकॉर्ड करना है, क्रेडिट साइड पे रिकॉर्ड करना है। और जितना भी डेप्रिसिएशन है उसको आप कहाँ रिकॉर्ड करोगे, डेबिट साइड पे रिकॉर्ड करोगे। और फिर साथ में ये देखोगे कि आपके एसेट की वैल्यू में इंक्रीज कितना आ रहा है, कितना इंक्रीज आ रहा है, उसको भी आप कहाँ रिकॉर्ड करोगे, डेबिट साइड पे। क्योंकि एसेट जब इंक्रीज होता है तो वो कहाँ जाता है, डेबिट साइड पे जाता है। क्लियर है, ठीक है। कोई ठीक है। क्वेश्चन यहाँ तक। अगर इधर इधर एक क्वेश्चन मैं ये करना चाहता हूँ कि अगर हमारा जो रिवैल्यूएशन का मेथड है उसमें अगर हमें मतलब आपने जैसे बताया कि प्रॉपर्टी की वैल्यू इंक्रीज होती है, अगर वो मिसाल के तौर पर डिक्रीज हो जाती तो फिर उसकी हाँ रिवैल्यूएशन की देखो, एंट्री डेबिट साइड पे आती। नहीं देखो, जब वो ऑब्वियस सी बात है, फिर रीवैल्यूएशन रिजर्व उठ के डेबिट, लेकिन उसका एक अलग ट्रीटमेंट है, उसका पूरा प्रॉपर एक अलग ट्रीटमेंट है। वो मैंने आपको कहा था कि वो आपकी सिलेबस का पार्ट नहीं है, वो अच्छा इम्पेयरमेंट है। अच्छा, फिर तो ठीक है। फिर ठीक है। ठीक है, वो आप A2 में आके पढ़ोगे। A2 में आपके पास स्टैंडर्ड है और IS 16 भी है, वो एक और स्टैंडर्ड आ जाता है। वो आपके सही है। सिलेबस का फिर सही पार्ट है, है। उसका ट्रीटमेंट एक अलग होता सही है। है। और उसको हम फिर रीवैल्यूएशन रिजर्व नहीं कहते हैं, उसको फिर हम इम्पेयरमेंट कहते हैं। हाँ हाँ, समझ गए। ठीक है, तो उसको अगर हम पढ़ाएंगे तो वो टाइम जो है वो जाया करने वाली बात है। A2 में इंशाल्लाह आप लोग आके डिटेल में पढ़ लोगे, और मैं डिटेल में ठीक है। पढ़ाऊंगा। जैसे अभी रिवैल्यूएशन मॉडल पढ़ाया, तब इम्पेयरमेंट की बात होगी तो डिटेल में पढ़ाऊंगा इंशाल्लाह, मजा आएगा आपको पढ़ने में। ठीक है। बात क्लियर है यहाँ तक, आज का लेक्चर कैसा लगा। हाँ, जबरदस्त। ठीक है जी, ठीक है जी। तो जो जो मैं काम करवा दिया करो उसकी प्रैक्टिस कर लिया करो। अच्छा एक और चीज है, एक और चीज है कि आपने क्या काम करना है, आपने ये करना है कि इसका जो
डी पार्ट है ना, सी पार्ट तक तो मैंने करवा दिया, डी पार्ट है बेसिकली सेल ऑफ एसेट, जो हम लोगों ने ऑलरेडी पहले भी डिस्कस किया है। सही तो है। इसको थोड़ा सा करने की कोशिश करना, अगर नहीं होगा तो ऑब्वियस सी बात है मैंने करवाना, मैं करवाऊंगा नेक्स्ट क्लास में। ठीक है, लेकिन मैं चाह रहा हूं कि आप खुद से देखो इसके डी पार्ट को। ठीक है, ठीक है, तो ये आप इसके मुझे डी सेंड पार्ट करें, को मैं आपने, इसको देखता हूँ। हाँ आपने इसके डी पार्ट को ट्राई करने की कोशिश करी, और फिर कल फिर सही मैं है। इसको खुद से सॉल्व करूँगा। ठीक है। ठीक है, तो ठीक है। इसका पीडीएफ मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ, इस जी पूरे आप शेयर क्वेश्चन का भी करें। पीडीएफ शेयर कर रहा हूँ। 1 मिनट, अभी मैं अभी के भी हाथ याद कर देता हूँ, मैं बाद में रह भी जाऊँ। और साथ में ना ठीक है। वो भी शेयर कर रहा हूँ आपके साथ, ये पीडीएफ भी, ये वाला भी शेयर कर रहा हूँ और क्वेश्चन का पीडीएफ भी शेयर। जी, ये वर्किंग का भी सेंड करें और क्वेश्चन का भी सेंड करें। हाँ मैं क्वेश्चन का भी और वर्किंग दोनों का आपके साथ पीडीएफ शेयर, ट्राई ओके। कीजिएगा घर पे। और फिर कल हम इंशाल्लाह ताला इसी से आगे कंटिन्यू करेंगे, इसके 2 पार्ट हैं आगे, दोनों मैंने कर। ओके। ठीक है, ओके, ला ओके, थैंक यू। ला।